सादर जय जिनेन्द्र। नमो सभी को सादर जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अच्छायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम। वंदितु सव्वसिद्धे धूमचल मनोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मे नमो सुद केवलिं हनिदं जियो चरित दंसन नानट्ठिदोतं हि स समयं जान पुग्गल कम्म पदेश ठिदं च तं जान पर समयं एयत्त निच्छय गदो समो सौवत्थ सुंदरो लोये बंद कहा एयत्ते तेन विसंवादिनी होदी। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाय इस स्तुति उच्चार। धन्य धन्य तुम ही सकाज सब आज्य भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाह तुए हूँ मेरी ऐसी दर्शा जैसी तू बधारी है। हूँ मेरी ऐसी दर्शा जैसी तू मधारी है। हूँ मेरी ऐसी दर्शा जैसी तू मधारी है। जय जिनेन्द्र। बहुत ही मधुर वाणी में और बहुत ही प्यारे तरीके से गाथा ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। गाथा ने जो गाथाएं सुनाई आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत लोगों ने पहले भी सुनी होगी और बहुत ही मार्मिक गाथाएं थी ये। बहुत बहुत धन्यवाद गाथा को। चलिए अब हम बिना विलंब करते हुए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। आज का विषय है प्रकृति। तो प्रकृति क्या है, कैसी है और किसकी कौन सी प्रकृति है, इस विषय में जानने के लिए हमारे बीच डॉक्टर दीपक जी जैन वैद्य जयपुर आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र। सभी को आवाज पहुंच रही बराबर? हाँ जी। हाँ, प्रारंभ करते हैं। गणेन्द्रं त्वदंद्रिं नमामि त्रिकालम्, जिनेन्द्रं त्वदंद्रिं नमामि त्रिकालम्, मुनीन्द्रं त्वदंद्रिं नमामि त्रिकालम्, जितेन्द्रं त्वदंद्रिं नमामि त्रिकालम्। सेल्फ आरोग्यम के दूसरे सत्र में हम आज यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए, पूर्व के सत्र में हमने समझा था आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद की उत्पत्ति भगवान आदिनाथ के समो शरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से द्वादशांग जो प्ररूपित हुआ, उसमें 12वें अंग के प्राणवाय पूर्व से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में परंपरा से आचार्यों से, उसके बाद मुनिवरों से और भी फिर अनेक अनेक विशेषज्ञ विद्वानों से यह आयुर्वेद हमारे तुम्हारे सामने, जैसा भी इसका थोड़ा वैदिक प्रधान रूप है वर्तमान में जो उपलब्ध आयुर्वेद है, वह सामने है। और इसमें हम विशेष रूप से जो मूल सिद्धांत है आयुर्वेद का, वह अभी भी अबाधित है। भाई, वास्तव में आयुर्वेद में आयु अर्थात अपना जीवन, बचपन से जन्म लेने के बाद से मृत्यु पर्यंत की ये यात्रा, इसे हम एक शब्द में कहें तो आयु है। इस आयु को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए, यह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। इसलिए आयुर्वेद यह पूर्णतः स्वास्थ्य के रक्षा के लिए समर्पित है। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि वास्तव में इसका मूल सिद्धांत आयुर्वेद का जो हमने समझा था, दोष, धातु, मल आदि सब चीजें हमने पहले समझी थी। मुख्य सिद्धांत शुरू होता है सबसे पहला प्रकृति। और जैसा कि आपको जो हमारी संचालिका महोदय हैं डॉक्टर श्रुति जैन, ये मेरी सुपुत्री है,
और इन्होंने स्वयं ने NDDY किया हुआ है और आयुर्वेद का डिप्लोमेटिक कोर्स भी इन्होंने पहले ही कर रखा है। और अनेक प्रकार से बचपन से ही रुचि होने से आयुर्वेद ही इनके कान में निरंतर रहा है, निरंतर आयुर्वेद के संस्कार रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि भाई प्रकृति अर्थात स्वभाव, नेचर को भी प्रकृति कहते हैं। तासीर जो शरीर की, हम उसको प्रकृति कहेंगे। देखो, स्वभाव इज इक्वल टू प्रकृति। पयड़ी सील सहावो, गोमट सार में भी आचार्य नेमिचंद्राचार्य कहते हैं कि प्रकृति अर्थात स्वभाव। जैसे नीम का स्वभाव कड़वा, गुड़ का स्वभाव मीठा, ऐसे ही अपने अपने कर्मों के स्वभाव होते हैं, ऐसे ही शरीर के स्वभाव होते हैं। तो हमारे शरीर के स्वभाव हम गिनेंगे वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों के माध्यम से। देखो, आपके सामने PPT शेयर होगी, उसमें यह डिटेल्स कौन सी प्रकृतियों की बात यहाँ पर हो रही है वह बात भी सामने आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो आपको बता रहे हैं कि सभी वस्तुएं जितनी भी संसार में मिलती हैं, सबका कोई ना कोई स्वभाव या प्रकृति होती है। हम जड़ सृष्टि में ही देखें, वे जड़ सृष्टि में अग्नि की प्रकृति है उष्ण, पानी की प्रकृति है ठंडी, वायु की प्रकृति होती है समशीतोष्ण, न ठंडा न गर्म, सबकी कोई ना कोई प्रकृति है। जीव सृष्टियों में भी हम देखते हैं कि कोई पत्थर होता है नुकीला होता है, कोई कंटक होता है नुकीला होता है, पशु पक्षी में विचित्रता दिखती है, सब में ये सब स्वभावगत है। भाई हम अपने कुछ स्वास्थ्य की बात करें तो मूंग का स्वभाव है हल्का और माश अर्थात उड़द का स्वभाव है भारी। ये सब प्रकृति है इनकी। इन प्रकृतियों में हमारे प्रयोजनभूत जो प्रकृतियों की बात होगी वो बात यहाँ पर बताएंगे। और इसमें फिर सिद्धांत बताते हैं कि प्रकृति कभी भी दूरतिक्रम होती है, मतलब प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। कैसे कि भाई नीम के पेड़ को कितना गन्ने का रस निरंतर सींचा जाए कि वो नीम मीठा हो जाए, या नीम के पेड़ को कितना घी से सींचा जाए तो वह कुछ उसमें चेंज हो जाए। प्रकृति कभी बदलती नहीं है, वह वही की वही रहती है। इसलिए कुल्हाड़ी से काटो तो भी नीम वही कड़वा का कड़वा ही देने वाला रहेगा। चंदन को कुल्हाड़ी से काटो तो वो चंदन सुगंधित देने वाली रहेगी। प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थितियों में और अनुकूल से अनुकूल सिचुएशंस में भी प्रकृति नहीं बदलती। उदाहरण भी देते हैं इसके लिए कि कुत्ते की पूंछ को कितने साल तक पुंगी में रखा जाए, या तेल की मालिश की जाए, या कुछ और विधि करी जाए तो वो कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए। कह रहे नहीं हो सकती, प्रकृति अपरिवर्तनीय ही होती है। तो यहाँ पर जो प्रकृति बता रहे हैं वो अपने शरीर के मूलभूत तत्वों में वात, पित्त और कफ, 3 शब्दों का आपको परिचय दे रहे हैं। और इनकी मुख्यता या गौणता से प्रकृति हम बनाते नहीं हैं, बनती है। उसमें बहुत सारे हम निमित्त कहेंगे तो जड़ निमित्त भी बताएंगे और अनेक प्रकार से पूर्व कर्म। देखो, आयुर्वेद का सिद्धांत है और जैन दर्शन भी जिस प्रकार मानता है कि प्रकृति जो है यह पूर्व कर्म और प्रत्युत्पन्न कर्म, 2 प्रकार के कर्म हैं। भाई हमने जो पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उसे कहा जाता है पूर्व कर्म। जो कर्म अर्थात क्रियाएं की उसे, और इसके अलावा उसके निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म वर्गणाएं बंधती हैं, ये तो हो गए पूर्व कर्म। और इसके बाद में इस भाव में, इस जन्म लेने के बाद में हम प्रत्युत्पन्न कर्म, इस जो हम समझ लो बारिश में गए और भीग करके आने के बाद हमें जुकाम हो गई, इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न कर्म, कि इस भाव में किए हुए क्रियाकलाप, मिथ्या आहार विहार, तो इससे भी व्याधि होती है। और पूर्व कर्म जैसी कि भाई बच्चे ने जन्म लिया लेकिन पहले से ही होठ कटे हुए पैदाइशी उसके हुए, विकलांग बच्चा पैदा हुआ, तो ये किस प्रकार से होता है, तो ये सब चीजों की समीक्षा इस आयुर्वेद में मिलती है। देखो अब पीपीटी में हम प्रकृति के शुक्र और शोणित के संबंध में, मतलब गर्भस्थ अवस्था में किस प्रकार निर्माण होती है, वह प्रकृति का यहाँ पर
विवेचन आता है। हाँ, पहली पीपीटी लगाइए। तो इसमें यह प्रकृति के निर्माण का यह सिद्धांत इसमें आ जाएगा। देखो ये है शुक्र और श्रोणित की प्रकृति, मतलब माता एवं पिता की प्रकृति का, भाई जिसे आजकल वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई जो पुरुष का वीर्य और माता का जो समझ लो अंडाणु है, इनके जो मिलन से गर्भ की धारणा होती है, तो वह उस समय उसमें जो जीन्स होते हैं, उस जीन्स के अनुसार पिता के जो कुछ गुण रहेंगे, उसके अनुसार कुछ शरीर के अवयव बनते हैं, और माता के कुछ अवयव बनने, मातृज अवयव होते हैं, वह माता के गुणों के अनुसार बनते हैं। तो इस तरह से इस पे अब जब गर्भधारणा होती है, तब यह वात पित्त कफों का अपने आप एक विशिष्ट बैलेंस उस व्यक्ति को, उस जीव को, उस मनुष्य को बनता है गर्भ में ही। तो उसमें अफेक्ट करने वाले और निमित्त कारण फैक्टर्स कौन से हैं? कह रहे हैं कि माता का आहार विहार, कि भाई माता क्या खा रही है, क्या पी रही है। अनेक ऐसे रिसर्चेस मिलते हैं कि गर्भावस्था में या उस प्रेगनेंसी के दिन और बाकी समय में उसने किया हुआ जो भी खान पान है, अगर वो कोई नशीली चीज खाती है तो बच्चे पे उसका बहुत ही विकृत उसका असर आता है। खाना पीना और घूमना फिरना, विहार शब्द सिर्फ घूमना फिरना तक सीमित नहीं है, बाकी जो दिन भर की एक्टिविटी होती है आहार के अलावा, 24 घंटे में हम आहार तो करते हैं आधा घंटा 1 घंटा, और बाकी 23 घंटा जो कुछ हमारा क्रियाकलाप, चाहे घर के काम हो, चाहे बाहरी मेल मिलाप हो, या धर्म ध्यान की क्रियाएं, भक्ति पूजा स्वाध्याय हो, सब विहार में गिना जाता है। और उसके अनुसार हमारी ये प्रकृति डिसाइड होती है। तो माता की अवस्था का भी इस पे असर होता है। देखो उम्र, किस अवस्था में आपने प्रेगनेंसी हुई, उससे भी प्रकृति पे असर आता है। उचित वय में की हुई गर्भधारणा, वह उचित धातु दोष, धातु और मल जो हमने बताए थे आपको, शरीर के तत्व, इनको बराबर निर्माण करती है और स्वास्थ्यकर बच्चे का जन्म होता है। इसके सिवाय यहाँ पर नया शब्द आपके लिए है, महाभूतों के विकार। कौन से भूत हैं? महाभूत भूत मतलब विद्यमानता, महाभूत मतलब जो तत्व इस जड़ पृथ्वी में, जड़ सृष्टि में पाए जाते हैं। पृथ्वी तो एक तत्व कहलाएगा, महाभूत कहलाएगा। तो 5 महाभूत होते हैं। इसकी भी छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे शब्द आएंगे वैसे वैसे हम उसको यहाँ पर प्रतिपादित करते जाएंगे। आपको जो मैं ये बातें बता रहा हूँ, ये BAMS फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में आती है, और इसके अनुषंग से अभी विवेचन आप सुन लें, शब्द को लिखते जाएं, और इसके बाद का जो अपना आधा घंटे का सत्र जो चलता है उसमें आप चर्चा में पूछें। तो वादे वादे जायते नाणम, इस सिद्धांत के अनुसार आपको बातचीत करने से, पूछने से, एक के प्रश्न से अनेकों का समाधान होता जाएगा। तो अभी तो ये समझते जाओ कि भाई ये वात पित्त कफ होते हैं, ये 5 महाभूत हैं, इनका अपने शरीर पे असर रहता है। जो अपने 5 स्थावर प्रकार के जीव होते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर 5 महाभूत बताए हैं। तो देखो इसमें 5 महाभूत ये होते हैं कि वात दोष है, वह वायु और आकाश, इन 2 महाभूतों का, इन 2 तत्वों का अपने ऊपर असर रखता है। 5 महाभूत वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी, 5 महाभूत हैं, और इनके कुछ ना कुछ अपने ऊपर असर आते ही आते हैं। भाई जैसे कोई चारवाक मतवादी कहते हैं ना कि भाई खिचड़ी में, जैसे कोई खुले आसमान के नीचे खिचड़ी बनाए मिट्टी की हांडी में, तो उसमें मिट्टी की हांडी में जो मिट्टी है वो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है। उस मिट्टी के हांडी को हम खिचड़ी बनाने के लिए नीचे से आग दे रहे हैं, वह अग्नि तत्व है। और खिचड़ी के लिए अंदर चावल और दाल डाल के उसमें पानी भी डाला जाता है, तो पानी मतलब जल तत्व है। और हवा तो सर्वत्र रहती है, तो वो हवा से उस हांडी में हवा भी है।
और आकाश जो स्पेस है वो भी सर्वत्र सर्वदा पाया जाता है। तो पांचों महाभूत उस हांडी में हैं, तो वहां पर जीव बन जाना चाहिए। जो चार्वाक मत मानते हैं कि भाई जीव की सत्ता ही नहीं है, ये तो 5 महाभूतों से शरीर निर्माण हो गया। आयुर्वेद आत्मा का स्वीकार करता है, सबसे पहली बात है ये। क्योंकि ये तो जैन दर्शन से है तो इसमें आत्मा का स्वीकार है ही। अन्य मतियों में भी, या वैदिक मत का होने से उसमें भी आत्मा को स्वीकार किया गया है। और स्वास्थ्य की परिभाषा ही दी है, समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। आत्मा का प्रसन्न होना, मन का प्रसन्न होना, आत्मा, इंद्रिय और मन तीनों प्रसन्न चाहिए, उसका नाम है स्वास्थ्य। अगर आपके आत्मा प्रसन्न नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है और इंद्रिया प्रसन्न नहीं है, तो आपको स्वास्थ्य अवस्था प्राप्त नहीं है। और इसके बाहरी लक्षण दिए, समदोष होने चाहिए, अग्नि सम होनी चाहिए। किसी की ऐसी भूख होती कि 40-40 रोटी खा लेते हैं। यहाँ मेरे पास राजस्थान जिसको मिली है शरीर सौष्ठव, उसमें जो कंपटीशन होती है, तो वह उसमें जो कुश्ती जीतने वाला और राजस्थान गौरव जिसको मिलता है, तो उसका राजेंद्र चौधरी नाम है, वह मेरे पास आता है ट्रीटमेंट के लिए। उसकी खुराक है 40 रोटी, 2.5 लीटर दूध, 40-50 बादाम रेगुलर। और वह उसकी खुराक है, अगर वो बोलता है कि मैं कम खाता हूं तो वजन तेजी से गिरता है, जो कि वजन उसका वही 70-72 किलो ही है, ज्यादा ऐसा एकदम से ज्यादा नहीं है। लेकिन रोज 6 घंटे एक्सरसाइज और व्यायाम करना होता है तो वो सब पचता है। और ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं कि जिनकी खुराक 1.5 रोटी 2 रोटी है और वजन 100 किलो से पार हो रहे हैं। तो भाई क्या कारण है? तो फाल्स डाइजेशन होता है, झूठा पाचन होता है, समअग्नि नहीं रहती है। तो वह कभी विकृत रूप से होने पे या तो खूब खाते हुए भी वजन नहीं बढ़ता, और किसी का ऐसा है कि आधा 1.5 रोटी खाते हुए भी वजन 100 के ऊपर निकल जाता है। तो ये सब अपने अग्नि तत्व, जाठराग्नि की पाचन क्षमता, ये बहुत बड़ा पॉइंट अपने इस अभ्यास में आएगा। सम दोष होने चाहिए, सम अग्नि होनी चाहिए, सम धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, 7 धातुओं के नाम अभी बता देते हैं। अगला सत्र अपना दोष धातु मल विज्ञान का ही चलेगा, तो उसमें इनके सबके लक्षण बताएंगे। आपको पहचान आनी चाहिए। आज के लेक्चर का अपना प्रयोजन है कि आपको आपकी प्रकृति पहचान में आ जानी चाहिए। इस रूप में अपन ने भूमिका बनाना शुरू की है, देखते हैं आगे की पीपीटीओ में भी इसकी जानकारी आ रही है। तो ये बताना था कि वात तो है वह वायु और आकाश तत्व से बनता है, पित्त है वह अग्नि तत्व से बनता है, और कफ है वह जल और पृथ्वी तत्व से बनता है। तो ये पांचों महाभूतों के विकार से हमारी प्रकृति सेट होती है। गर्भस्थ अवस्था में जन्म के प्रथम क्षण में ही प्रकृति सेट हो जाती है, और फिर गर्भावस्था में माता के मिथ्या आहार विहार या जैसे आहार विहार रहेंगे वैसे वह प्रकृति उसमें पनपती रहती है, विकसित होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, उसके अपने लक्षण भी दिखाते हैं कि 7 प्रकार की प्रकृतियां बन जाती है। इनके हम सब लक्षण भी समझेंगे। वात प्रकृति होती, पित्त प्रकृति होती, कफ प्रकृति होती है। फिर कह रहे हैं इनके मिश्र रूप वाली भी प्रकृतियां हो जाती है। कौन सी? वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और वात पित्त कफ, इन तीनों की, इसको सम प्रकृति कहा जाता है। त्रिदोष वाली प्रकृति जिसकी हो। देखो तीनों दोष सब में होते हैं, लेकिन उसमें से मुख्यता जिसकी हो जाती है और लक्षण जिसके दिखने लगते हैं, उसको उस प्रकृति का व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वात प्रकृति वाला कम जिंदा रहेगा, पित्त प्रकृति वाला जल्दी मर जाएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक शरीर की रचना विशेष है, और किसी का वात प्रधान हो, किसी का पित्त प्रधान हो, कफ प्रधान हो, उससे उसके सुख दुख जीवन मरण का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके जीवन का एक एंगल वैसा बन जाता है कि पित्त ज्यादा रहेगा तो उसको, जैसे अभी बताएंगे कि उष्णता की मुख्यता रहेगी तो गर्म सीजन और गर्म चीजों से उसको तकलीफ जल्दी हो जाएगी। ये सब चीजें इसमें क्रमशः आ रही हैं।
हम आगे इसमें चल रहे हैं पीपीटी में, तो आगे उसके विवेचन भी अच्छे से आएंगे, सबके लक्षण भी उसमें आ रहे हैं, इसलिए अभी अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये वात पित्त कफ और इनके मिश्र रूप के इनके प्रकृतियों के नाम होते हैं। और इसके बाद में अब हम लक्षण बता रहे हैं। देखो आप अपने अपने ऊपर घटाना, किसी के उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं कि वात प्रकृति की मुख्यता जिसकी होगी तो उसका स्वयं का कैसा क्या लक्षण रहेगा। तो कुछ लक्षण दिए, ये सर्वथा पूरे लक्षण हो गए तो बात नहीं है। अल्पकेश कृशौ वृक्षो वाचालस्य मानस आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरः। देखो इसमें बता रहा है कि वात प्रकृति वाला होगा तो उसके बाल कम होंगे, बाल की मात्रा जो रहेगी। देखो आपने बचपन से बच्चों के देखे होंगे, किसी के बाल कम होते हैं, किसी के बाल बहुत घने होते हैं, और किसी के बाल मिक्स टाइप होते हैं। किसी को बचपन से ही थोड़ी सी चांद मतलब ये बालों की स्टाइल जो होती है, किसी के माथा ढकने वाले तक बाल आते हैं, किसी के पीछे गंजापन सा दिखने लायक थोड़े कम बाल भी आते हैं। तो ये सब किस किस कारण से होते हैं, ये वात के कारण के लक्षण दिए हैं। इधर बालों का लक्षण दिया है, पहला अल्पकेश कम बाल, दूसरा कृश होना मतलब पतला। वात प्रकृति की मुख्यता रहेगी तो वो व्यक्ति पतला रहेगा। ये लक्षण जो दिए गए ये बहुतायात के हिसाब से दिए गए। कफ प्रकृति वाला होगा तो वो जनरली मोटा होगा, पित्त प्रकृति वाला होगा उसका लक्षण मिश्र टाइप होगा। ये सब देंगे आगे, कंपैरिजन भी देंगे। अभी तो यहाँ वात प्रकृति का इंडिविजुअल सिंगल विवेचन दे रहे हैं। दुबला पतला रहेगा, रूखा रुक्षपना रहेगा। वायु है ना, जैसे आपने अभी देखा होगा, अभी हमारे ग्रीष्म ऋतु चालू है और इतनी रूखी हवा चलती है कि सूखा सूखापन हो जाता है। और जो लोग एसी चलाते हैं तो एसी में जो गैसेस का निमित्त होकर के ठंडक होती है तो उसके कारण हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। और कूलर जो रहता है तो उसमें वह पानी का रेशो रहता है तो उसमें ड्राइनेस नहीं आती है। और पंखे वगैरह से भी अगर बाहर की रूखी हवा गर्म हवा आ रही तो ड्राइनेस आती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ तो वात प्रकृति का बता रहे कि उसकी स्किन रूखी रहेगी। ज्यादा बोलने वाला, देखो बोलने के लक्षण से पहचानने के लिए दे रहे हैं कि वात प्रकृति वाला होगा तो ज्यादा वाचाल होगा। ऊपर दिया ना, वाचालश्च मानसः, मन से चंचल होगा। ये वायु के कारण लोग बोलते हैं ना हमारा दिमाग चालू ही रहता है साहब, कुछ ना कुछ हमें दिमाग में विचार आते ही रहते। विचार तो सबको ही आते हैं क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही उपयोग है, और उपयोग लक्षण में कुछ ना कुछ सोच विचार ज्ञान का परिणमन होगा तो चलेगा। लेकिन उसमें कितना चंचलता रहती है, व्यक्ति परिवर्तन कहो जैन दर्शन के शब्द के अनुसार ज्ञान का ज्ञेय कितने जल्दी जल्दी बदलता है और कितनी तीव्र राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है। तो ये मन से चंचलपना वात प्रकृति का लक्षण है। आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरः, कि सपने इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे मैं हवा में हूँ। वायु वाले स्वप्न पढ़ेंगे, हवा में हूँ सा, पहाड़ पे घूम रहा हूँ, आकाश में उड़ रहा हूँ, ऐसे स्वप्न, इस टाइप के स्वप्न रहेंगे। अपन बोलते हैं ना हवा में तुम उड़ान करने वाले हो, ऊंची उड़ान करने वाले स्वप्न देखते रहते हो। तो इसको इस टाइप के वायु प्रधान स्वप्न इस तरह से आते हैं। इसका और भी विश्लेषण अपन अनुषंग से करेंगे। पहले पित्त प्रकृति का और आगे का देखते हैं तो कंपैरिजन भी सामने आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट। तो ये प्रकृतियों से देखो पित्त प्रकृति के लिए दिया है। इसमें देखो ये सब जितने भी प्रश्न हैं वो आप अब दे सकते हैं। अपना समय धीरे धीरे आधा घंटे का होने वाला है तो उसमें यह बाद में अपन चर्चा करते हुए करेंगे। अभी 3-4 मिनट में इनके सबके लक्षण आ जाएंगे। पित्त प्रकृति, इसमें अब मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा इसलिए इसको छोटा कर दिया। बालों का समय से पहले सफेद होना, ये देखा जाता है ना बहुत सारे लोगों का कि भाई जो बुद्धिमान होते हैं या बुद्धिजीवी होते हैं, जनरली वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, इनके बाल थोड़े कम पाए जाते हैं। सर्वे आते हैं ना बीच बीच में तो बताते हैं कि भाई जो ज्यादा सोच विचार और इंटेलिजेंस का यूज करते हैं उनके दिमाग में पित्त बढ़ता है, गर्मी चढ़ती है। गर्मी के कारण बालों के रूट्स कमजोर होते हैं तो इसलिए वह गंजापन आता है। दूसरा हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है। स्त्रियों में गंजापन नहीं आकर के बाल विरल हो जाते हैं, मतलब पतले पतले हो जाते हैं,
सफेदी आ सकती है, पीलापन, या जो समझ लो ब्लैक से ब्राउनिश होने लगते हैं। दूसरा शब्द दिया पित्त प्रकृति में बुद्धिमान। भाई पित्त प्रकृति वाले जीव ये बुद्धिमान होते हैं, विचारशील होते हैं। अब उधर वात प्रकृति वाले में चंचल लेकिन एक्टिव विचारशील नहीं हो पाते हैं। पित्त को वायु के मुकाबले अच्छा माना जाता है इस प्रकृति के अनुसार, इस लक्षण में। मतलब पित्त प्रकृति वालों को पसीना ज्यादा आएगा, उनके बनियान वगैरह, या साथ में पीलापन पित्त के कारण, क्योंकि बॉडी में 5 प्रकार के पित्त होते हैं, उनका भी लक्षण आपको बताएंगे। तो स्किन भ्राजक पित्त एक होता है जिसकी वजह से पीलापन रहता है। पित्त प्रकृति वाले के लिए लिखा है गुस्से का स्वभाव। इसी का उल्टा भी लेना है कि ये प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं, चापलूसगिरी करने से प्रसन्न हो जाना और निंदा करने पे तुरंत गुस्सा आ जाना, ऐसी प्रकृति होती पित्त प्रकृति की। ये मानसिक अवस्थाओं से भी प्रकृति पहचानी जाती है। सपने में तेज रोशनी को देखना, सपने भी बता रहे हैं, लक्षण वही चल रहे हैं सब, वात पित्त कफ के। ये रोचक प्रकरण है, जिसको विस्तार करो उतना कम है। तो इसमें जैसे सपने रोशनी वाले कि भाई जैसे अपन उसमें बताते हैं ना कि सूर्य देखना, उजेले में जाना, या अनेक प्रकार से ऐसे रोशनी वाले स्थान देखना, अग्नि आदि का देखना, ये सब पित्त प्रकृति के लक्षण है। तीर्थंकर के माता के 16 स्वप्न वाले में भी हम अगर ऐसे कैटेगरी करें ना वात पित्त कफ वाली, तो उसमें निर्धूम अग्नि भी एक स्वप्न बताया ना, तो तेजस्विता का प्रतीक है और कर्म दहन करने के अपेक्षा से वह स्वप्न का अर्थ किया जाता है। तो ये पित्त प्रकृति का लक्षण भी है कि जिसमें ऐसे रोशनी, अग्नि या ऐसी चमकदार वस्तुएं वगैरह सपने में दिखना, ये पित्त प्रकृति का लक्षण है। कफ प्रकृति का देखो आगे बता रहे हैं। ये श्लोका वगैरह ये सब कल्याण कार्यक्रम में है क्या, ये पूछ रहे हैं। कल्याण कार्यक्रम के श्लोक अभी इसको नहीं देखे, ये तो हमारे चरक और उसके वाग्भट वगैरह की अपेक्षा से दे रहे हैं। ये कफ प्रकृतियों के लक्षण यहाँ पर दे रहे हैं। ये स्लाइड परफेक्ट नहीं आ रही क्या, देखना भैया। तो इसमें दे रहे हैं कि भाई इसके कैसे रहेंगे लक्षण। तो देखो कफ प्रकृति वाले का गंभीर स्वभाव, ये सबसे श्रेष्ठ प्रकृति। धीरे धीरे व्यक्ति गंभीर होते जाना, अपने स्वरूप में एकाग्र होते जाना। कफ प्रकृति वाला गंभीर, मोटापा आ सकता है कफ प्रकृति वाले को, अर्थात स्थूलता रह सकती है उसकी। ऐसा नहीं कफ प्रकृति मतलब उसको जुकाम खांसी ही पूरे समय रहेगा या कुछ ऐसा रहता रहेगा। ये उसके लक्षण बता रहे हैं। कफ दोष के कारण ऐसे लक्षण शरीर में और मन में आते हैं। मोटापा हो सकता है, कफ की मुख्यता रहेगी। तो घने काले बाल, भाई कफ प्रकृति के कारण सहज ही बालों में इस तरह का चेंजेस रहेगा। प्रकृति जीवन भर एक ही रहती है, जो बचपन में बन गई वही रहती है। तरतमता हो सकती है, थोड़ा सा संयोग, सात्मीकरण और अनेक प्रकार के आहार विहार से थोड़ा चेंजेस आता रहता है, लेकिन मूल प्रकृति कभी बदलती नहीं जीवन भर, तभी तो उसे स्वभाव कहते हैं। ताकतवर कफ प्रकृति वाले को माना जाता है कि सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, हेल्थी होगा, ताकतवर होगा। सपने में पानी को देखने वाला, ठंडक वाले स्थान, तालाब आदि को देखने वाला, रमणीय सरोवर, वृक्ष, जंगल, ये जो ठंडी चीजें हैं जिसे हम कहते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक में अच्छा लग रहा है, उसको देखता है। तो इस तरह से ये प्रकृतियों के सामान्य लक्षण यहाँ पर तीनों के हमने देखे। और इसमें भी सर्वश्रेष्ठ तो तीनों की कफ प्रकृति जो तीनों बताई ना, वे सर्वसम प्रकृति श्रेष्ठ कहलाती है। द्वंद्वज प्रकृतियां मतलब मिश्र भी होता है, कुछ वात का अंश कुछ पित्त का अंश। भाई व्यक्ति थोड़ा सा पीला मतलब पित्त की मुख्यता वाला है, और कुछ वात की प्रभुता वाला है, रूखा भी हो सकता है, मतलब अच्छे खाने पीने की भी होती है। पंच महाभूत भी, ये प्रश्न का उत्तर लेंगे अपन, जैन शास्त्रों में इनका उल्लेख कितना आता है, क्या आता है, इसका भी आपको बताएंगे। तो अभी तो ये विशेषण चल रहा है कि भाई ये सब प्रकृतियां श्रेष्ठ है अपनी अपनी अपेक्षा से। ऐसा नहीं कि कोई प्रकृति गलत है, वात वाला गंदा हो या कम हो जाए और उसका जीवन निंदनीय हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंचल पतला पुरुष भी अपने मन के संस्कारों से या मन के उछाल से संपूर्ण रूप से काम करने में सक्षम रहता है, सुखी जीवन जीता है, पित्त वाला भी कफ वाला भी।
ये तो लक्षण दिए हैं, स्वस्थ पुरुषों के लक्षण है ये प्रकृति वाले, कोई अस्वस्थ व्यक्तियों के नहीं है। वो तो अपन मानते हैं कि यार चिड़चिड़ा या वाचाल होगा, गुस्सा करने वाला अच्छा नहीं है, ऐसा अपन सोचते हैं। तो इसलिए इन लक्षणों से आप ये नहीं सोचना कि कोई व्यक्ति बुरा हो गया अच्छा हो गया। देखो फिर इसके अपेक्षा से इनकी चर्या और सावधानी भी बताई जाती। क्यों समझना साहब प्रकृति परीक्षण, तो ये सब उसके लिए बताते हैं कि भाई उनको कौन से ऋतु में क्या हो सकता है, उनको कहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए, ये सब चीजें इसमें साधारण सी जानकारी इसमें पैराग्राफ वगैरह कुछ कुछ हमने लेकर के आपको दिए हैं। इसके अलावा फिर आगे की पीपीटी भी देखो, उसमें सब में ये जो दी है ये आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो इसको आप पढ़ना और फिर धीरे धीरे अपने को चर्चा के लिए ज्यादा समय देना है। ये शरद ऋतु का, ये पित्त प्रधान व्यक्तियों का दिया, ये चय प्रकोप प्रशमा वायो ग्रीष्मादिशु तिषु ऋतुओं में कौन से ऋतु में कौन सा दोष प्रकोपित होता है, तो उनको उन व्यक्तियों को उस रूप में सतर्क रहना चाहिए, ये कब के लिए वगैरह दिया है। तो इस तरह से ये इनके लिए ये प्रकृति परीक्षण जरूरी होता है। अब देखो यहाँ जितना भी अपन ने विवेचन समझा, इसमें ये विशेष बात याद रखो कि प्रकृति अगर अपनी पकड़ में आ गई तो फिर अपना जीवन उस रूप में हम सतर्क होकर के पूरा जी सकते कि जैसे मेरी पित्त प्रकृति है तो भाई मुझे मिर्च मसाले गर्म चीजें ये चीजें नहीं खानी है, धूप वगैरह गर्मी की चीजों से बचना है। खैर अभी चर्चा आएगी, पहले मानस प्रकृतियां और कर लेते हैं तो आज का विषय पूरा हो रहा है। हाँ जी, मानसिक प्रकृतियों में देखो 3 दोष होते हैं या 3 गुण कहें, जिसे सात्विक राजस और तामस। तो इनके भी लक्षण बहुत सुंदरता से इसमें दिए हैं। सात्विक प्रकृति, सत्व मतलब अपन जानते हैं ना, सत्व रज और तम। तो देखो इसके लक्षण परिभाषा इसी के साथ ही चलती है कि शांत रहने वाला संतोषी जीवन, मतलब अच्छा समझा जाता है। सात्विक व्यक्ति बोलते हैं ना अपन, जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं सब सात्विक हैं, हम तुम सब सात्विक हैं। जो भी धर्म के ऊपर श्रद्धा रखता है, देखो कुछ ना कुछ शांति रहेगी, संतोषी जीवन रहेगा, गुस्सा नहीं करेगा। गुस्सा नहीं करेगा मतलब भाई गुस्से के भी भेद है ना, अपन ने सब जाने हैं ना उसमें कि भाई किसका गुस्सा किस प्रकार का होता है। तो उस रूप में अनंत अनुबंधी वाला, प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन, ये तो समझ लो मिथ्यात्व सम्यक्त्व के साथ में जुड़ जाएंगे। लेकिन बाकी भी जो उसमें दिए हैं कि ऐसी तीव्र वेर धारण करे, टंकटाकी की, पत्थर की लकीर या धूल की लकीर, जल की लकीर वगैरह, इस तरह से। तो अभी यहाँ देखो, परोपकारी, दूसरों को कभी कष्ट नहीं देने वाला, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होता, ये सब सात्विक लक्षण है। सुख दुख में एक जैसे रहने वाला, प्रकृति के साथ दिनचर्या का तालमेल वगैरह, ये सब इस तरह के लक्षण आते हैं वो सात्विक प्रकृति में। ये देखो यहाँ पर दे रहे हैं, ये कौन सी प्रकृति है, ये है तामसक प्रकृति। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गुणों का प्रदर्शन, राजस, राजस प्रकृति का है ये। इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का रखने वाला, भौतिक सुखों को चाहने वाले, सुख में सुखी दुख में दुखी, ये चंचलता जो होती है वो राजस, रज रज राज के मतलब वायु प्रधान अवस्था के कारण मानसिक, और राजा की तरह व्यवहार करने वाली राजस प्रकृति के लक्षण दिए। राजसिक प्रकृति ये, वो तामसिक थे क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गुणों का प्रदर्शन, इच्छाओं का महत्वाकांक्षाओं का रखना। अब ये तामसिक का है। देखो, बुद्धिहीन रहना, मांस मदिरा का सेवन, बिल्कुल झगड़ालू, अहंकारी, स्वार्थी, जिसे हम जगत में कहते हैं ना, ये सब मांसाहारी वगैरह जो लोग होते हैं या कंदमूल आदि खाने की प्रवृत्ति होती है, उसे तामस प्रकृति का कहा जाता है। अहंकारी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, दूसरों को महत्व नहीं देना और अपराधी वृत्ति वगैरह हो जाती है, बिना कारण दुखी रहने की प्रवृत्ति, डिप्रेशन वगैरह, ये तामस चीजों के कारण होती है। तो ये सत्व रजतम, ये मानस के मन के 3 चीजें बता दी आपको, और वात पित्त कफ के बारे में प्रकृति का थोड़ा सा लक्षण यहाँ पर बताया है। और इसके बहुत सारे ऐसे लक्षण चलते हैं। ये जो नाड़ी होती है ना, देखो मैं 3 लक्षण बता देता हूँ इसके भी। ये नाड़ी पे आप हाथ रखोगे, ये अंगूठे के नीचे से यहाँ पर आएंगे, ये ब्राकियल आर्टरी होती है, इसकी पाल्पिटेशन, इसकी धड़कनें हम पकड़ सकते हैं। आप ये 3 उंगलियों से ऐसे, और अंगूठे को पीछे रखो ऐसे, और ये इस तरह से हथेली को ये अंगूठे से लेकर के इस लाइन में देखेंगे, तो ऐसी जो धड़कनें आएंगी उंगलियों से,
इनमें आपकी रिदम चलती है। तो जैसे हंस की तरह स्लो और स्मूथ सरकने वाली होगी तो वो कफ प्रकृति का व्यक्ति कहलाता है। पित्त की नाड़ी होती है वो मेंढक की तरह उचक उचक के चलती है। मेंढक कैसा चलता है? खट 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 ऐसे उचक उचक के चलता है। उस तरह से जो अग्नि नाड़ी ठक 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 धड़कन जिसकी एकदम ऐसी फट 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 ऐसी चलती वह है मेंढक, वो पित्त प्रकृति की। और वायु, तो वायु के लिए दिया है जलों का या सर्प की तरह चलने वाला। सांप देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े स्टाइल से चलता है ना। कभी भी बिल में घुसने के लिए सांप को सीधा जाना पड़ता है, लेकिन बाकी समय वो ऐसे टेढ़े टेढ़े ही चलता है। तो इस तरह से जो टेढ़ी चाल या थोड़ी ऐसी घुमावदार चाल वाली नाड़ी होती है, ये देखने से मालूम पड़ती है। आप खुद की ही देखोगे, ये नाड़ी का कथन होता है सापेक्ष होता है। तो आप अपनी देखो, पड़ोसी की देखो, बच्चों की देखो, 4-5 लोगों की देखो। घर में ऐसा नहीं कि सब वात वाले ही रहेंगे, पित्त वाले ही रहेंगे। सबकी भिन्न भिन्न प्रकृतियां हो सकती हैं। तो इस तरह ये नाड़ी का भी ऐसा उल्लेख इसमें आ जाता है। तो इस रूप में इसको समझना चाहिए। क्या बताया आपने वेद जी? कफ वाला हंस के समान, हंस या ये बतख होते हैं ना, बतख जो सरक के चलते एकदम बिल्कुल ऐसे स्मूथ चलने वाले। भाई अब ये वात और कफ में थोड़ा सा अंतर ये रखना है कि वात में तो ऐसी चाल में टेढ़ा मेढ़ापन रहेगा और जो कफ रहेगा उसमें स्मूथनेस रहेगी। तो ये थोड़ा सा अंतर रहेगा। और पित्त वाले का तो अलग ही लक्षण हो गया, उचक उचक के या उछाल के साथ में चलने वाली नाड़ी। तो इस रूप में ये नाड़ी के भी इसमें वर्णन आ जाते हैं। अब पूछिए आप प्रश्न एक एक, तो अपना चर्चा के साथ में विषय भी चलता रहेगा। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। हाँ भाई साहब, आपने ये बताया था इसमें कफ प्रकृति में जिनके घने काले बाल होते हैं तो वो कफ, जबकि जनरल में देखा जाता है जैसे जुकाम हो जाता है उसके बाल सफेद हो जाते हैं, और यहाँ पर आप बताया गया कि उनके काले बाल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है कि भाई बहुत सारे लोगों को जुकाम कफ बन जाता है तो उस कफ के कारण न्यूट्रिशन बालों में या सिर के अंदर का कम हो जाता है तो उनके बाल झड़ने लगते हैं। और जिनको ज्यादा जुकाम वगैरह रहता है उनके बाल झड़ जाते हैं। ये बात सही है बिल्कुल, वो विकृत कफ है। देखो एक होता है स्वाभाविक प्रकृति वाला कफ। अगर स्वाभाविक प्रकृति वाला कफ रहेगा तो उसमें नियम से ये रहेगा कि उसके बचपन में आप बच्चों के देखते हैं ना, जन्म लेने वाले बच्चों के, तो बहुत से लोगों के घुंघराले बाल होते हैं, बहुत से लोगों के एकदम रूखे से बाल होते हैं, बहुत से लोगों के ब्राउन बाल लेके पैदा होते बहुत सारे बच्चे। और बहुत सारे लोगों की आंखों में भी चेंजेस आता है। देखो आंखों का भी दिया है कि कफ प्रकृति वाले की नीली या काली आंखें रहेंगी, पित्त प्रकृति वाले की वो येलोइश आंखें रहती है ना, ब्राउनिश या येलोइश, उस तरह का वो अंदर का जो समझ लो नेत्र गोलक रहेगा उसका कलर वो रहेगा। और वात प्रकृति वाले का रहेगा वो भी काले से हट करके कम काला रहेगा, बाकी है काले की शेड में। तो पित्त के पिंगल पिंगल बोलते हैं ना, पीले पीले से बहुत से आंखें और ब्लूइश आंखें रहेंगी, वो कफ वाले की रहती। तो ये प्राकृत कफ रहेगा तो बाल घुंघराले काले घने ऐसे रहेंगे। और जुकाम होना ये विकृत कफ है, बीमारी है। बीमारी के कारण न्यूट्रिशन, भाई बालों की जड़ों में पोषण जाना चाहिए। दूसरा ये कि बालों का एक बहुत बड़ा संबंध होता है पैतृक अवयव होने से। ये अपने गंजापन आता है ना, जिनके पिताजी गंजे हैं उनके बच्चे गंजे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और उसी स्टाइल में होंगे कि भाई जैसे समझ लो दोनों तरफ से होते हैं, अलग अलग शेप में गंजे होते हैं बहुत सारे, तो उस रूप में वो चांसेस होते हैं। इसलिए इस रूप को ही इसमें समझना चाहिए कि वो प्रकृति होने के कारण विकृति के साथ में उसे नहीं जोड़ना, और जो कफ होता है वो विकृत होने से हो जाता है। हाँ जी भाई साहब एक क्वेश्चन होता है, आपने जो 5 महाभूत बताए थे तो आप उसमें पित्त वाले के अग्नि तत्व बताया था, राइट? सही। और कफ वात वाले के वायु और आकाश तत्व बताया है, बराबर। और भाई साहब कफ वाले के लिए कौन सा बताया है आपने? जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी, जय, ठीक है, थैंक यू भाई साहब। हाँ, और किसके हैंड रेज है, पूछिए प्रश्न। भाई साहब जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। ये जो नाड़ी देखेंगे हम कौन से हाथ की देखेंगे, किस तरह से देखते हैं नाड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसमें भी नाड़ी विज्ञान के अनुसार पुरुषों की राइट साइड की और स्त्रियों की लेफ्ट साइड की।
क्यों? क्योंकि सक्रियता जो अंगों की होती है, तो पुरुषों के दाहिने अवयव, दाहिने साइड के ऑर्गन्स जो हैं ज्यादा सक्रिय होते हैं, और पुरुषों को माना जाता है कि दाहिना हिस्सा उनका ज्यादा सक्रिय होता है। देखो, भले हमें लगता है शरीर तो पूरा ही सक्रिय है, लेकिन हमारे जो नर्वस सिस्टम के साथ में मूवमेंट्स और सक्रियता रहती है, यह सबकी अलग अलग रहती है। तो इसलिए ये इसमें अनेक प्रकार से देखने की पद्धति है। तो ये स्त्रियों में लेफ्ट और पुरुषों में राइट, इस तरह से नाड़ी देखने की पद्धति होती है। कोई समय भी होता है कि किसी समय उचित समय देखनी चाहिए या कभी भी देख लें? हाँ, नाड़ी देखने के लिए हम लोग खाली पेट का विशेष रूप से आग्रह रखते हैं, क्योंकि भाई अपना जीवन चलता है पेट के सहारे। अगर पेट में कुछ अन्न वगैरह चला जाता है तो नाड़ी गुरु हो जाती है, मतलब उसमें चेंजेस हो जाते हैं। और प्रकृति देखनी है तो खाली पेट की देखी जाती है कि भाई वास्तव में आपका ओरिजिनल ब्लड का फ्लो, खून का बहाव किस प्रकार है। आप वीडियो में आ रही है? ठीक से खड़ी हो, वीडियो खुल रही है। हाँ जी, बोलिए किसकी? हाँ, नेक्स्ट। ये देखो प्रश्न इस पे आ रहा है, 5 महाभूत जो हैं ये जैनिज्म में किस प्रकार वर्णन है या नहीं है। देखो, 5 महाभूतों का उल्लेख आपको चाहिए तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ में चार्वाक मत के खंडन के लिए शुरू में वच्छरक भव सारी से वो दिया ना, जीवो वोगमो अमुत्ति कत्ता सदेय परिमाणो, तो उसमें ही टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने किया ही है। और उसमें ये चार्वाक मत मानता है कि 5 महाभूतों से, जो मैंने खिचड़ी का उदाहरण दिया वो वहीं पे दिया हुआ है कि भाई 5 महाभूतों से अगर जीव बन जाता हो तो खिचड़ी बन रही है, तो उसमें 5 महाभूत हैं। तो 5 महाभूत का अन्य मतों की विवक्षा का उल्लेख जैन साहित्य में आता है। दूसरा, हमारे इसमें जो 5 स्थावर बताए हैं, तो ये इन आकाश को छोड़ दो, आकाश इनमें 5वां महाभूत है, और बाकी 4 जो हैं, और वनस्पति को ले लेते हैं तो 5वां स्थावर बन जाता है। तो 4 जो है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये चारों ही जीवों के पिंड है। वायु ही जिनका शरीर है, पृथ्वी जिनका शरीर है, और एक एक कण में ये अनेक अनेक प्रकार से असंख्यातों इसमें जीव होते हैं। असंख्यात लोक गुणे इतने जीव, वो अनंत शब्द आएगा वो वनस्पति कायिक में आता है, तो इस रूप में समझना चाहिए। तो ये 5 महाभूतों का उल्लेख इस रूप में जैन दर्शन में भी आ जाता है। हाँ जी, किसका हैंड रेज हो रहा है? पूछिए, नीमा जैन। जी, हाँ बोलिए। अगर जैसे कोई इंसान मतलब शुरू से तो पतला है लेकिन बाद में मोटा हो जाता है, तो फिर उसको कौन सा पित्त मानेंगे कि मतलब पित्त वात पित्त वाला है, वो कफ पित्त वाला है? मुझे आपका शुरू का हिस्सा समझ में ही नहीं आया। हेलो, हाँ बोलिए। अगर कोई व्यक्ति शुरू से तो पतला है, जैसे बचपन से बड़ा होगा तब तक तो पतला है, लेकिन बाद में वो बहुत मोटा हो जाता है, तो फिर उसमें हम क्या मानेंगे कि वो वात पित्त वाला है या कफ पित्त वाला है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई कोई बच्चा बचपन में तो पतला पैदा हुआ, दुबला पतला और बाद में फिर उसने बहुत अच्छा खान पान वगैरह किया और बाद में मोटा हो गया, तो क्या प्रकृति बदल गई या उसका स्वभाव बदल गया? देखो ऐसा है, वात प्रकृति वाला पतला रहना यह बहुतायात वाला कथन है, सर्वथा कथन नहीं है। वात प्रकृति वाला भी अगर उसके वात दोष में चेंजेस होके फाल्स डाइजेशन शुरू हो जाए तो वो फूलता जाएगा और उस विकृत वायु के कारण ही वह मोटा हो जाएगा। ये एक लक्षण देखा जाता है, जिनकी भी चर्बी बढ़ती है वे इस कारण मोटे होते हैं कि उनके बादी वो सिर्फ चर्बी बढ़ेगी, डाइजेशन ऐसा बिगड़ जाएगा। अब उसे पित्त के रूप में भी जोड़ सकता हूं मैं कि भाई पित्त का ऐसा विकृतीकरण होएगा कि अग्नि इस प्रकार की बन जाएगी कि चर्बी बनाएगी, बाकी के 6 धातु कम बनाएगी। तो इस रूप में वह उस दोष की विकृत अवस्था, प्रकृति कभी भी बदलती नहीं है। तो ये बहुतायात के लक्षण है, ऐसा नहीं कि वायु वाला हमेशा ही पतला ही रहेगा, वो सापेक्ष होता है। अपन मोटा पतला सापेक्ष चलते हैं कि घर में सबके वजन समझ लो 60, 50, 70 है तो 80 वाले को मोटा कह देंगे, और घर में सबके ही वजन 80 है और एक का 120 है तो उसको मोटा कहेंगे। तो ये अंतर पड़ते हैं। और बाकी थोड़ा सा जैसे कि बताया, क्लाइमेट चेंज होना, क्षेत्र बदल लेना, कोई यहाँ भारत में पैदा हुआ और बाद में अमेरिका में जाके कोल्ड कंट्रीज में रहने लग गया
तो हो सकता है कि वहां जाकर के कोल्ड कल्चर में उसके शरीर को वैसा सेट होने के कारण वह मूल प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन होकर के रहेगी, तो वही बात की बात है ही, लेकिन वह चेंजेस होकर के कफ का अंश बढ़ जाएगा तो वह उस रूप में मोटा भी हो सकता है। इस तरह से होता है। लेडीज को तो ऐसा होता है ना कि लेडीज में उनका पेट बाद में, जैसे डिलीवरी के बाद में पेट बहुत मोटा ही रह जाता है, तो मोटा ही रहता है वो कफ का अंश नहीं है, वो शरीर की परिणति वैसी हो जाती है, इस तरह से वह उसमें अंतर आता है। वो अवस्था के अनुसार भी होता है। देखो हाँ, ये अच्छा प्रश्न आ गया। बचपन में कफ का प्राबल्य माना जाता है, जवानी में पित्त का प्राबल्य माना जाता है और बुढ़ापे में वात का प्राबल्य माना जाता है। इसलिए वायु के कारण जो हमारे जोड़ों के दर्द है, नर्वस सिस्टम है, ये वायु के स्थान है। पित्त का स्थान अग्नि है और कफ का स्थान ये ऊर्ध्व शत्रुगत, मतलब गले से ऊपर का ये आंख, नाक, कान, ये सब ऑर्गन ये कफ के द्वारा, नाक से लेकर के ये सातों द्वार है ना इस चेहरे में, ये सब कफ के द्वारा संचालित होने वाले हैं। तो इस रूप में ये जवानी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, वय के हिसाब से भी इनका दोषों का काल आता है। तो बहुत बार ये देखा जाता है कि अंतिम बुढ़ापा का काल जो रहता है वह वायु प्रकोप का काल हो सकता है। चेंजेस वात प्रकृति वाला होगा और उसमें वायु बढ़े तो उसके जोड़ों के दर्द वगैरह शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हड्डियों में जो ऑस्टियोपोराइसिस, जो अपनी उसकी सघनता रहती है, वो वायु उसमें हड्डियों में भी रहती है, तो वो वायु विकृत हो जाती है तो दर्द पैदा होता है। जहां जहां दर्द है वहां वहां वायु है, वायु तंत्र यंत्र धरा है, इस तरह से जानना चाहिए। इसमें पूज्यपाद आचार्य का गाथा, मुझे वो श्लोक याद है, समाधि तंत्र 103 नंबर की गाथा, वो श्लोक है, संस्कृत में है ना, प्रयत्नादात्मनोर्वायु इच्छा द्वेष प्रवर्तिता वायो शरीर यंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। कि भाई आत्मा के प्रयत्न से, आत्मा क्या करता है, राग द्वेष करता है, इस राग द्वेष के निमित्त से आत्मा के प्रदेश सकंप होते और उससे वायु प्रकोपित होकर के वायु के द्वारा ये शरीर रूपी यंत्र काम करता है और राग द्वेष की उत्पत्ति से आत्मा के प्रदेश सकंप और सकंप होने से वायु की प्रवृत्ति होके शरीर काम करता है। इस प्रकार 103 नंबर का वो छंद है। हाँ चलो देखो अभी आगे प्रश्न बताइए। हाँ, हम ये मतलब वेदर के हिसाब से हमारे मतलब जोड़ों का दर्द में चेंज होता है, तो वो वायु की प्रकृति से होता है, वायु की विकृति से होता है। बात प्रकृति होने से दर्द होता है तो बात नहीं है, प्रकृति तो स्वभाव है, कोई बाधक नहीं होता। जिसकी जो प्रकृति है वो उसको उस रूप में, जैसे पतला होगा तो एक्टिव रहेगा, चंचल रहेगा, घूमना फिरने में हमेशा चालू रहेगा। कफ वाला होगा तो मोटा होगा, तो या समझ लो मोटा भी नहीं हो तो भी उसको समझ लो कफ जाती या विकृति होगी तो उसके संबंध में बीमारी हो सकती जल्दी से। पित्त वाला होगा तो धूप वूप और सेंसिटिविटी गर्मी से हो सकती है उसको हमेशा। तो विकृति की अपेक्षा उस प्रकृति का जो बना हुआ हिस्सा है उससे चांसेस होते हैं, इस रूप में समझना चाहिए। हाँ और जय जिनेंद्र पंडित जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ जय जिनेंद्र। आपने जो है 7 प्रकृति बताई है ना स्टार्टिंग में, फिर आपने उनके कॉमन जो मतलब प्राकृतिक जो लक्षण शुरू में बहुतायत में मिलते हैं वो बताए है ना। फिर आपने नाड़ी देख के बताया, ठीक है। तो आपने नाड़ी की सिर्फ 3 चाल बताई, मतलब 3 चाल में वात पित्त और कफ की बताई, बाकी 4 प्रकृति की कैसे नाड़ी आइडेंटिफाई करेंगे? जो मिश्र प्रकृति की होती है उसमें अलग अलग प्रकार से दोनों के कॉम्बिनेशन दिखते हैं, वो सूक्ष्म कथन हो जाएगा। अपन जो चूंकि स्थूलता से ही सबको समझ में आवे इस लेवल पे यहाँ पर विवेचना कर रहे हैं, तो उस रूप में इसमें ऐसा लिया जाता है। तो वो वात पित्त कफ के 3 लक्षण सरल है जो आप लोगों को समझ सकते हैं, बाकी उसमें मिश्र लक्षण आने लग जाते हैं, इस रूप में समझना चाहिए। हाँ जी नेक्स्ट और किसके हैंड रेज हैं? जय जिनेंद्र पंडित जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे वायु प्रकृति के सारे लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जा रहे हैं, लेकिन उसको 12 महीने कफ भी रहता है और उसको कफ प्रकृति में जैसे पानी के सपने आते हैं,
तो क्या उसकी वायु और कफ प्रकृति मिक्स है कि क्या? और मतलब 12 महीने कफ भी रहता है, तो ये कौन सी प्रकृति के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल मिश्र रूप अवस्था हो सकती है, दोनों प्रकृति का भी हो सकता है। एक नॉर्मल प्रकृति हो सकती है, दूसरी विकृत अवस्था हो सकती है। और वास्तव में देखा जाए तो तीनों मतलब तीनों के में भी चेंजेस और मुख्यतः गौणता हो सकती है। अपने को सामान्य रूप से जो मुख्य लक्षण रहते हैं, जैसे आप कहोगे कि हम चिकित्सा किसकी करें, कि भाई उसको जोड़ों का दर्द भी हो रहा है, कफ भी हो रहा है, जुकाम खांसी भी हो रही है और भूख भी कम लग रही है, या गैस एसिडिटी भी बन रही है। तो अब ये तीनों के तीन लक्षण हो गए विकृति के। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले तकलीफ ज्यादा कौन सी है? साहब बिल्कुल पेट खराब है मेन। तो पेट खराब है तो पहले पित्त के हिसाब से हम उसको चिकित्सा देंगे। अगर डाइजेशन सही हो जाएगा तो गैस कम बनेगी, तो वायु का जो प्रकोप हो रहा है वो धीरे धीरे जोड़ों को भी कम दर्द कम होगा। तो फिर हम वहां पे फिर सेकंड नंबर पे वायु के हिसाब से औषधि देंगे। कफ का तो कह रहे अग्नि बढ़ जाएगी तो उससे धीरे धीरे कफ भी नहीं बनेगा, खाया पिया वो कफ दूषित है वो उसको भी नहीं बनने देगा। तो इस रूप में वो कफ की चिकित्सा थर्ड नंबर पे। मुख्य गुण की अपेक्षा से, इसमें लक्षणों के अपेक्षा से और उसकी नाड़ी वगैरह देख करके वह डायग्नोसिस किया जाता है। आपको तो इसमें ये समझना चाहिए कि जो एकेरी लक्षण मैंने दिए हैं, भले किसी की त्रिदोषज पूरी प्रकृति हो या दो वाला कॉम्बिनेशन हो, लेकिन लक्षण मुख्यतः एक की तो रहेगी ही रहेगी। और खुद की प्रकृति खुद पहचानना सीखिए, क्योंकि हम आपको ये मानना चाहिए कि भाई मेरी बात प्रकृति है, तो भाई मुझे अब जो ये मौसम के हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कौन से ऋतु में वायु के विकार होते हैं, कौन से ऋतु में किस प्रकार पित्त के होंगे, क्षय प्रकोप और प्रशम वो अवस्था भी बताएंगे, शरीर की अवस्था भी बताएंगे। तो वो प्रकृति के अनुसार खान पान सिखाएंगे आपको, वायु वाले को क्या खाना चाहिए, पित्त वाले को क्या खाना चाहिए। और आपको खुद को कि भाई जैसे जो हमने बताया कि ठंड अगर वगैरह ज्यादा लेते हैं तो उससे कफ प्रकोपित होगा, वायु प्रकोपित भी, दोनों की सिर्फ ठंडी गिनी जा रही है और इधर पित्त के लिए गर्म गिनी जा रही है, क्योंकि इसमें तो दो ही कॉम्बिनेशन है, ठंडा और गर्म, मिश्र रूप अवस्था नहीं आती है। तो इस रूप में देखा जाए तो ये सब चीजें हमें अपनी खुद की पकड़ करने के लिए है। आपको हम इसमें सेल्फ आरोग्य में स्वयं के चिकित्सक बना रहे हैं, तो आपको खुद की प्रकृति के संबंध में पकड़ आना चाहिए। और उस संबंधी अगर कोई शंका हो तो हमसे पूछो, हम बताएंगे कि भाई साहब मेरे को तो घुटने में भी दर्द है और मैं तो इतना मोटा हो रहा हूँ। हम कहेंगे वो आपकी वात प्रकृति का लक्षण नहीं है, वो मोटा होने के कारण घुटने पे प्रेशर आकर के और वो उसका असर आ रहा है। तो इस रूप में वहां पर ये ऐसे कॉम्प्लिकेशंस और उसका सॉल्यूशन आता रहता है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो प्रकृति पहचानना बहुत जरूरी है, ये मुख्य प्रकरण है। नेक्स्ट भाई किसका प्रश्न है? हाँ जी नमस्कार जी। बोलिए। हाँ बोलो, एक एक बोलो। नमस्कार भाई जी। हाँ बोलिए। अगर पसीना इतना ज्यादा आया और उसकी बदबू होगी, उसके बाद उसको बैठ नहीं सकता, वो किस प्रकृति का है? पित्त 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 का लक्षण है पसीना ज्यादा आना, बदबू आना। अब पित्त में गंध होती है भाई। अपना जो आपने देखा होगा ना कि भाई डाइजेशन करने में जो अपने एंजाइम्स होते हैं, ये पित्त कहलाता है आयुर्वेद के अनुसार। इस तरह से इसको जानना चाहिए। ये देखो इसमें ये दिया कि बचपन और जवानी में जो चेंजेस होते हैं, तो ये कफ से पित्त की तरफ का काल होता है भाई। जनरली ये एसिडिटी, गैसेस, डाइजेशन के विकार ये कब शुरू होते हैं? ये जनरली जवानी में देखे जाते हैं। बचपन में तो आप 40 वो पानी पूरी खा लो, चाहे मिठाई या रसगुल्ले खा लो, पच जाएंगे बच्चों को। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है और शारीरिक मूवमेंट्स कम होने लगते हैं और मानसिक स्ट्रेस ज्यादा लेने लगते हैं, तो पित्त प्रकोपित होने लगता है, वायु प्रकोपित होने लगती है। तो इन वायु पित्त के इम्बैलेंस के साथ में बीमारियां आती, इस रूप में समझना चाहिए। हाँ जी, ये देखो यहाँ पर ये गाइड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन राशि जैन, पूछो बेटा राशि। हाँ पूछिए पूछिए, अपना समय भी होने को आ गया। चलिए जब तक चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आंसर्स देख लेते हैं हम। हाँ बताओ बेटा। क्वेश्चन ये है कि वात जो प्रकृति होती है उसके कारण ही कब्जी की समस्या होती है क्या? वात प्रकृति के कारण कब्जी की समस्या, ये प्रश्न है ना? हाँ होता है ऐसा, बिल्कुल होता है कि भाई जैसे वात प्रकृति की जिसकी टेंडेंसी हो, तो गैसेस बनना,
और उचित पाचन नहीं होकर के मल में रूखापन आकर के कब्ज अर्थात पेट साफ नहीं होना ये बन सकता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये है कि जिसकी जठराग्नि तेज होती है क्या उनको पित्त प्रकृति होती है? हाँ, ये भी माना जाता है। पित्त प्रकृति का लक्षण भूख अच्छी लगना, खाया पिया जल्दी से पच जाना, ये पित्त अग्नि तेज होने की निशानी है। जिनके चेहरे पर झाइयां, पिंपल्स, मुहासे ये सब होते हैं, ये कौन से प्रकृति का लक्षण है? ये भी पित्त प्रकृति का लक्षण है। मुहासे होना, बार बार पिंपल्स होना या फुंसिया हो जाना, ये भ्राजक पित्त में चेंजेस होने के कारण होता है। इन्फेक्शन जिसे आधुनिक भाषा में कह दिया जाता है, ये पित्त के ही विकार हैं। चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन होता है पहले गोरा है और धीरे धीरे समय के साथ काला हो जाता है, तो क्या ये प्रकृति के चेंज से होता है या इसका कोई और रीजन है? प्रकृति का इसका रीजन है, भ्राजक पित्त के कारण हमारा वर्ण होता है। ये वर्ण परिस्थिति से भी बदलता है और भ्राजक पित्त का रेशो भी परिवर्तनीय हो जाता है कि भाई बचपन में प्राय व्यक्ति सभी गोरे से हो सकते हैं, बाद में फिर जैसे संयोग में जाएंगे वैसे पीले, काले या अलग प्रकार के वर्ण हो जाते हैं, तो वो पित्त का वैसा चेंजेस होने लगता है। किसी ने एक प्रश्न पूछा है कि 8 दिन में 4 किलो वजन अचानक से बढ़ जाता है, तो ये कौन सी प्रकृति के कारण है? तो वायु का विकार है, फाल्स डाइजेशन। भाई क्या होता है कि बादी, हम बोलते हैं हवा भर जाती है ऐसे लोगों के शरीर में, फैट्स ऐसा वाला बनता है उनका कि जिसके कारण वो बिल्कुल फूले फूले से हो जाते हैं, तो वो बादी होती है। और उनको एकदम से कोई रेचन वाली औषधि दे दो ना, दस्त वगैरह की जुलाब वाली, तो एकदम से फुस्त भी हो जाते हैं और 2-1 किलो वजन फटाफट चला भी जाता है। इस तरह से 5 जो महाभूत बताए थे, तो क्या वे प्रकृति के अनुसार होते हैं? मतलब किसी प्रकृति का स्पेसिफिक महाभूत हो सकता है? हाँ, हमने जैसे बताया वात में तो वायु और आकाश महाभूत का संबंध रहता है। पित्त में हमने बताया अग्नि का, और कफ और इसमें कफ में जल और पृथ्वी का, तो ये उस रूप उनका महाभूतों का संबंध प्रकृति से रहता है। नसों का दबना किस प्रकार का विकार माना जाता है? नसों का दबना वायु का। देखो जो भी नसें हैं इनमें चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब वायु के लक्षण है। हमारे शरीर में वायु तंत्र यंत्र धरा, ये सब पूरा संचालन जो है शरीर का, नस नस का संचालन वायु से ही होता है। पित्त का काम है मुख्य पाचन करना, और कफ का कारण है सबका स्टेमिना और सबको बल को बनाए रखना। ये सब सिक्रीशन अपन बोलते हैं घुटने में ये सॉल्यूशन सिक्रीशन कम हो गया साहब, ये सब कफ है। श्लेषक कफ होता है, वो इसमें घुटने वगैरह में रहता है, जो ऑयलिंग करने का जैसा काम रहता है, मूवमेंट से इलास्टिसिटी, ये सब कफ के कारण परफेक्ट रहती है। ये वात पित्त कफ के साधारण लक्षण है। हाँ, और भी प्रश्न हो तो ले लो, फिर अपना समय हो गया है। एक कॉमन प्रश्न आया है कि आजकल सभी को थायराइड बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, तो ये कौन सी प्रकृति के कारण होता है? वायु का। थायराइड का लक्षण जो है, देखो इसका मुख्य कारण होता है स्ट्रेस, तनाव, चिंता, मन को लगा लेना। कोई बात हमने मन को लगा ली तो हमारे क्या होता है कि बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं। तो थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड का, गल ग्रंथि का हार्मोन है। इधर इंसुलिन है, वो आग्नेयाशय पैनक्रियास का हार्मोन है। तो ये सूखते हैं वायु के कारण। आप टेंशन लेते हो, सोचते हो, तो अंदर में नसों के साथ में विशिष्ट रूप से वायु बन जाती है जो ड्राइनेस, खुश्की लाती है। तो इसलिए फिर वो हार्मोन सूखते हैं, कम हो जाते हैं, ड्राइनेस होती है, तो फिर ये उसके अनुसार ये थायरॉक्सिन कम डेरिवेशन होने लगता है। तो फिर वो एक बार आपने गोली शुरू कर दी, देने की आदत दे दी, तो शरीर बोलता है अरे बाहर से आने वाला है, अब अपन बनाओ ही मत। तो इसलिए वो गोली शुरू नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी ऐसा आप गूगल सर्च करेंगे तो ये जितने भी हार्मोनल टैबलेट हैं ये जानवरों से बनती है। थायराइड के लिए तो लिखते हैं कि वह पिग, सुअर के गल ग्रंथि से थायरॉक्सिन का डेरिवेशन होता है। सिंथेटिक है, मतलब बनाई तो है आदमियों ने, मैन मेड। सिंथेटिक मतलब धागे से थोड़ी बनी है। तो इस रूप में तो थायराइड के लिए भी ये जितने भी स्ट्रेस वाली चीजें हैं, इसके कारण वायु प्रकोपित होकर बीमारी होती है। इसके लिए आयुर्वेदिक इलाज भी आपको सिखाएंगे थायराइड का। आयुर्वेदिक इलाज, उज्जाई प्राणायाम करो। मेरे चैनल पे सब छोटे छोटे वीडियो दिए मैंने 3-3 मिनट के, उसमें ये अहिंसक नुस्खे दिए घरेलू, तो उसे आप जरूर लें। तो गोली नहीं ले तो क्या करें? तो गोली नहीं लेना है तो एक तो पहले मानसिक शांति रखो, और उज्जाई प्राणायाम जादू जैसा असर करता है।
दिन में 4-4 बार 3-3 बार उज्जाई प्राणायाम 5-5 मिनट के सेशन करो, धनिया खूब खाओ। मेरी थायराइड वाली वीडियो सुन लेना, आप चैनल पे है। और उसके लिए कोई औषधि भी लेनी है तो आयुर्वेदिक में कांचनार, गुग्गुल वगैरह हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, आरोग्य वर्धिनी वटी वगैरह देते हैं। हाँ, एक नेक्स्ट। अंतिम सवाल लेते हैं आज का। एक क्वेश्चन है कि बहुत लोगों को नाक में से खून आ जाता है या फिर खुजली होती है, तो ये किस वजह से होता है? ये कौन सी प्रकृति का लक्षण है? ये पित्त का, भाई गर्मी चढ़ गई, पित्त बढ़ गया। पित्त बढ़ने के कारण हमारी ये जो ब्लड वेसल्स है ये फैल जाती है, फट जाती हैं, पतलापन हो जाता है खून में, गर्मी चढ़ जाती है तो उससे वह फट जाती है, तो नाक में से खून आ जाता है। कभी ऐसे थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं हाथ पे या पैरों में, बहुत सारी वेरिकोज वेन्स वगैरह, सब पित्त जाति के विकार हो गए। कि खून का बहाव कम ज्यादा होना पित्त के ऊपर निर्भर करता है। तो गर्मी अगर ज्यादा है तो खून ज्यादा मतलब उसका अच्छे से फ्लो होगा, और अगर गाढ़ापन आ जाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वो भी पित्त का ही विकार है। तो उसके कारण फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो ब्लॉकेज वगैरह होने के चांसेस, प्लाक जमने का, हार्ट को ब्लॉक करने वाला या दूसरी जगह ब्लॉक करने की बीमारी चांसेस बनती। पित्त का विकार है, पित्त शामक औषधियों से सही हो जाता है। हाँ जी, चलिए, आज के सेशन के लिए हमारे काफी प्रश्न हो चुके हैं, फिर भी कुछ प्रश्न जो हैं चैट बॉक्स में बाकी हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को एक बार पीडीएफ को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप एक बार पढ़ेंगे, जैसे कि हमको स्कूल में भी बोलते थे एक बार आप पढ़ के आओ और फिर समझ में ना आए तो आप पूछेंगे। तो इसलिए मैं आपके अभी ग्रुप में पीडीएफ जो है दोनों ही शेयर कर दूंगी। उसमें आपको सारे लक्षण मिलेंगे, आप अपने ऊपर घटा के देखिए, अपने घर वालों पे घटा के देखिए, और फिर अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो उसको हम अगले सत्र में एज अ रिविजन कक्षा ले लेंगे। और अभी की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पीडीएफ खुली नहीं थी हमारी। हाँ जी, पीडीएफ खुली नहीं थी हमारी, ओपन जी। तो मैं आपने तो उसका दिया था पीडीएफ, वो तो खुल गई थी, दूसरी नहीं खुली। जिन लोगों को पीडीएफ में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए हमारे पास अलग से भी व्यवस्था है। क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप जो है पर्सनली लेकर के और फिर से इसे सुन सकते हैं, सो दैट आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको अगर रिकॉर्डिंग चाहिए, हाँ, आज की क्लास की भी, पिछली क्लास की भी, सबके रिकॉर्डिंग आज की पीपीटी जो आपने शेयर की थी ना, पीपीटी, वो हम लोग मतलब ऐसे स्क्रीनशॉट लेना भूल गए, तो वो शेयर करोगे? वही मैंने बोला, मैं अभी जो भी सब हुआ है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आज की पीपीटी, पीडीएफ सब आपको स्टडी मटेरियल पूरा पहुंचा दिया जाएगा, तो आप उसको अच्छे से आराम से देख करके पढ़ सकते हैं। और रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इसलिए अभी हम आज की कक्षा को यहीं पूरा करते हैं। दे दीजिएगा ना लास्ट वीक का भी। चलो सभी को जय जिनेंद्र। बोलो महाराज की जय हो।